हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे बात करने वाले हैं गुफिक बायोसाइंस के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में और उनका क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर मार्केट में इनका क्या पोजीशन है, और एनालिस्ट ऑफ द रिवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इनकी बात करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द प्रॉफिट ट्रेंड एंड द ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो की बात कर लेते हैं, ROE, PE एंड द डेट टू इक्विटी पे भी नज़र डालने वाले हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। इस कंपनी में क्या रिस्क फैक्टर है और कैश फ्लो का इश्यूज है या क्या है, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। फाइनल वर्डिक्ट, यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अपने लिए अर्थ होगा या क्या, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गुफिक बायोसाइंस है क्या। यह एक भारतीय दवा की कंपनी है जो मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं और क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट और लियोफिलाइट इंजेक्टेबल यानी फ्रीज ड्राई इंजेक्शन बनाने में माहिर है। और यह कंपनी हर्बल और आयुर्वेद उत्पादों में भी तेजी से बढ़ रही है। गुफिक भारत में बड़ी दवा कंपनियों में से एक है जो देश और विदेश दोनों बाजारों में अपनी उपस्थिति बना रही है। कंपनी का मुख्य ध्यान उन दवाओं पर है जो गंभीर बीमारियों और आपातकालीन उपचारों में काम आती हैं, और यह अपनी गुणवत्ता और रिसर्च पर भी जोर दे रही है। और इनकी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेन प्रोडक्ट ये आपके घर में कभी ना कभी कोई बीमार हुआ होगा तो आया ही होगा। काफ़ी अच्छे मूल्य पे और अच्छा दवा बनाती हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सब। यहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट का मैं लिस्ट नहीं जनरेट कर रहा हूँ, आप इनके वेबसाइट से भी विजिट करके देख सकते हैं। ये मेन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया है। पे आप देख सकते हैं ये लिफोथलाइज इंजेक्टेबल बनाती है, एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे सारे इनके प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे वन बाय वन पढ़ सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी इनका काम चल रहा है। हर्बल एंड द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, उसमें भी ये अपना पैर जमा रही हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी इनका बहुत सारा आइटम प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल केयर में क्या आता है, क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ। यानी रेवेन्यू क्या होता है, कंपनी के द्वारा की गई कुल कमाई को रेवेन्यू या सेल्स कहते हैं। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स का हमने इनका रेवेन्यू ग्रोथ का डिस्प्ले किया है। इनका 2021 में यहाँ पे आप देखेंगे 28% का ग्रोथ था। उसके बाद से 2022 में 59%, और 2023 में यहाँ पे 11% से डिक्लाइन हुआ। और 2024 में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 16 तकरीबन 17%। और ओवरऑल 5 ईयर्स की बात करेंगे यहाँ पे तो 23.47। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी लार्ज कंपनी का ग्रोथ टाइपिकली 10 से 15% रहता है तो अच्छा माना जाता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप का ग्रोथ ईयरली अगर 20% है तो उसको अच्छा समझा जाता है। तो इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे 23% लास्ट 5 ईयर्स का इनका ग्रोथ है, तो यानी ये अच्छा कंपनी है। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी कमाती है उसके बाद से सारे खर्चे निकालने के बाद जो मुनाफा होता है उसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं, यानी नेट प्रॉफिट। इसका नेट प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि कंपनी अच्छा अपना काम कर रही है, खर्चे पे भी कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2021 और 2022 में, यहाँ पे 2020 से यहाँ पे बढ़ के 2021 में 44 करोड़ हो गया। यहाँ पे 91% यहाँ पे परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। 2022 में इनका बढ़कर 96 करोड़ हो गया। यहाँ पे 118% का जंप देखने को मिला पिछले 2021 से 22 के बीच में। और फिर वहीं पे 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पे 80 करोड़, तो यहाँ पे तकरीबन 17% का डिक्लाइन देखने को मिला। और 2024 यानी करंट ईयर में आप देखेंगे तो 86 करोड़, यानी पिछले ईयर से यहाँ पे 7%, 7.5% से बढ़ के यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। वहीं पे ओवरऑल 5 ईयर्स की एवरेज परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% है, जो कि
बहुत अच्छा है, जो कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके लिए 50% बढ़ा है, तो ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। और वहीं पे अगर बात करते हैं लार्ज कैप का परसेंटेज, तो यहाँ पे 10 से 15% अच्छा माना जाता है ये प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ोतरी। और वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 20% से ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, एक और काफ़ी महत्वपूर्ण पैरामीटर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग OMP क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो कि अगर ईयरली 20% से ऊपर है तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। आमतौर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 2 से 5% के बीच में बढ़ोतरी भी होना चाहिए, ताकि इससे समझ में आता है कंपनी अच्छा खर्चे पे कंट्रोल करके अच्छा कारोबार कर रही है, इसको फाइनेंशियल स्ट्रांग भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2020 से लेकर 2021 में, यहाँ पे 2020 में 14, 2021 में 17, यहाँ पे 3% का बढ़ोतरी हुआ। पिछले ईयर से कंपेरिजन कराएंगे तो 22 में यहाँ पे 19%, 23 में 20%, और यहाँ पे करंट ईयर 2024 में यहाँ पे 18%, जो कि पिछले 2023 से 20 से यहाँ पे घट के 2% डिक्लाइन देखने को मिला हालांकि। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बताता है कि कंपनी में अपने आपके निवेशकों यानी शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है। आसान भाषा में इसको समझा जाए तो ROE से पता चलता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो पैसा पब्लिक करती है उस पर कितना ये रिटर्न निकाल के दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो गुड RO रिटर्न ऑन इक्विटी आमतौर पे 15 से ऊपर इसको माना जाता है। और इसमें अगर 15% है तो इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपये पे हर 100 रुपये के निवेश पे 15% का मुनाफा कर रही है। आम भाषा में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर में 27%, 5 ईयर में 27, 3 ईयर में 27, और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 20%। हालांकि पिछले 2000 सॉरी दो पिछले 3 साल में यहाँ पे 7% का डिक्लाइन भी इसमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो 35% का, लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे 42% का, 3 ईयर्स की बात करेंगे तो 27%, और लास्ट ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 44% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके CAGR में। तो यानी ये हर साल आपको ये प्रॉफिट इसको माना जाए तो यहाँ पे निकाल के दे रही है। लास्ट 10 ईयर में 35%। दोस्तों लास्ट 10 ईयर में 35% का CAGR काफ़ी इसको अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा। हर 1 लाख पे 35,000 रुपये का बेनिफिट आपको दे रही है लास्ट 10 ईयर्स में। आम भाषा में आपको मैं समझा दूँ तो। और यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग आमतौर पे 50% से ऊपर है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू बनी हुई है। यहाँ पे 2021 में 65.75 था, 2024 में हालांकि यहाँ पे ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं पे बात करेंगे एफ आई एस की होल्डिंग भी कंटिन्यू बनी हुई है। यहाँ पे अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। यहाँ पे 2022 में इनका 1.5% था, फिर से घट गया, और यहाँ पे 2024 में करंट में भी घट गया है। चलिए वहीं पे डी आई एस का मतलब है कि आपका जो फॉरेन सॉरी यहाँ पे जो लोकल अपना फंड हाउस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, और बड़े बड़े जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको DIS बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो DIS की होल्डिंग 2021 से यहाँ पे 8% से घट के यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 2.5% रह गए हैं। तो यहाँ पे DIS की होल्डिंग भी डिक्रीज हो रही है, FIS की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, ये हो रही है, लेकिन प्रमोटर यहाँ पे बने हुए हैं। और वहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पब्लिक की। तो आमतौर पे आप लोग समझ सकते हैं जिस भी स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव नहीं माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में 25-26% से, हालांकि ये भी बीच में यहाँ पे रिड्यूस किए, फिर से यहाँ पे इंक्रीज करते हुए कंटिन्यू बने हुए हैं इस स्टॉक में। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंस पैरामीटर्स की भी बात कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 72.5% है। यहाँ पे गुड रेंज होता है एबव 50%, ठीक है। यहाँ पे पीई की बात करेंगे तो 47.1 है, ये रेड में हो गया है, यानी ग्रीन जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव में है, और रेड वाले को हम लोग निगेटिव समझेंगे। तो यहाँ पे गुड रेंज होता है पीई का 15 से 25। हालांकि ये सेक्टर टू सेक्टर और कंपनी टू कंपनी एंड डिमांड पे भी निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पे इन जनरल में आपको 15 से 25 में जाना चाहिए। मस्ट कंपेयर विद हिज इंडस्ट्रीज, इसके कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है उससे भी कंपेयर कर लेना चाहिए। पीई वैल्यूएशन बताता है कि आपका ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इसको अभी ओवर वैल्यूड समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे ऊपर चल रहा है। वहीं पे डेट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं तो इनका गुड रेंज है 0.1 टू 0.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंडीशन में 0.63 है, हालांकि ज़्यादा तो बढ़ोतरी नहीं है, फिर भी हम लोग इसको अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बैंक को छोड़ के ये नॉर्मल जो कंपनी है उसमें ये अप्लीकेबल होता है, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो लोन पे ही पैसा देते हैं। तो पैसा लोन पे देते हैं तो वो आपको डेट ही बोला जाता है, तो उसको आप नेगलेक्ट करके चलेंगे। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए जो गुड रेंज में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो निगेटिव में ही है। इनके पास -116 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिल रहा है फ्री कैश फ्लो। और वहीं पे बात करेंगे आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है, जो कि यहाँ पे इस कंपनी में 17.20 है। वहीं पे ग्राहम नंबर की बात करेंगे तो ग्राहम नंबर के हिसाब से ये कंपनी देखिए यहाँ पे काफ़ी ओवर वैल्यूड दिख रही है। ग्राहम नंबर का मतलब है जो करंट प्राइस चल रहा है वो ग्राहम नंबर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राहम नंबर 102 है और करंट प्राइस चल रहा है 406। तो यहाँ पे 406 से 102 के लगभग में ग्राहम नंबर रहे तो आप समझिए कंपनी काफ़ी वैल्यू में उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।